नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के डीजीपी, जो कि अब पूर्व डीजीपी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे की, जिन्होंने अचानक से वीआरएस ले ली। डीजीपी के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे का अभी 5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। उनकी जगह एसके सिंघल बिहार के नए डीजीपी बना दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और अटकलें तो ये भी है कि शायद वो जेडीयू की टिकट से बक्सर, जो कि उनका गृह जिला है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने कुछ देर पहले बात की गुप्तेश्वर पांडे से। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन राजनीति में जा सकता हूं। 2009 में किस पार्टी में मैं नहीं गया, किसी भी पार्टी में कोई राजनीतिक काम नहीं किया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। ये बताइए कि आपने खाकी से खादी पहनने का क्यों निर्णय लिया? हाँ, खादी ही पहनना क्या जरूरी, और कुछ भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। आपके कहने का मतलब कि आपने क्यों छोड़ दी और राजनीति क्यों ज्वाइन कर लिया? मैंने राजनीति अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कर सकता हूँ। कोई गैर कानूनी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, अतैंतिक भी नहीं है। राजनीति हम सब लोगों का अभिष्ट है। राजनीति के चलते ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरी पार्लियामेंट और पूरी जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब तो उसे हमारा संविधान सब तो है। राजनीति तो हम सभी का अभिष्ट है। सेवा करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो जरूरत पड़ेगी, हमारे लोगों की सलाह होगी तो मैं राजनीति में ज्वाइन करने के बारे में भी निर्णय ले सकता हूं। अभी तक कुछ नहीं किया। 2009 में भी आपने वीआरएस लिया था, 2020 में भी आपने लिया, दोनों में 2009 में वीआरएस लिया था तो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, कहीं पॉलिटिकल मीटिंग किया था, किसी पॉलिटिकल नेता के साथ मेरी कोई तस्वीर है, कहीं किसी के साथ डायस साझा किया था, मैंने कोई पॉलिटिकल भाषण दिया था, कोई पॉलिटिकल काम किया था, तो बताइए। मैंने वीआरएस निजी कारणों से लिया था। ये बात सही है कि उस समय मुझे राजनीति करने की इच्छा थी, लेकिन राजनीति के बारे में मैं उस समय भी अनाड़ी था, आज भी अनाड़ी हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था, आज भी नहीं पता था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त है। आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो भी कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। आप भी उनको जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं किस तरह से वो काम करते हैं। डिसिप्लिन्ड आदमी है, सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इस बारे में मेरी उनसे कोई बातचीत या राय मशविरा कुछ नहीं हुआ। ये मेरा फैसला था। हमको 2 महीने से इतना लोगों ने हंगामा करके और मीडिया के लोगों ने 1-1 हजार फोन करके पोर्टल पर गलत गलत न्यूज चला करके कि अभी इस्तीफा देंगे, अभी चुनाव लड़ेंगे, इस पार्टी से लेंगे, उस पार्टी से लेंगे, तो उससे इस तरह का कंफ्यूजन हो गया कि निष्पक्षता के कारण चुनाव का निष्पादन कराना भी, मैं अगर रहता इस चुनाव में और डीजीपी रहता तो बहुत पार्टियों को लोग मेरे खिलाफ तरह तरह की आवाज उठाते कि हमने उनके साथ अन्याय कर दिया। ये माना जा रहा है कि आपने सुशांत के लाश पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। ये वो कहते हैं ना, जिनको हमसे डर लगता है, जिनसे हमको खतरा लगता है, जो हमसे थ्रेटेंड फील करते हैं। जो आदमी छिछला होता है, ओछा होता है, वो ऐसी बात सोच सकता है। ऐसी बात, उसके बिलीफ सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। हर आदमी का जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, या रिएक्ट करने का जो तरीका है, उसके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, परसेप्शन पर डिपेंड कर सकता है। जो जैसे परसीव करेगा अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपके बारे में कह रही है कि शिवसेना तो बोल दी उसी दिन कि दिशा सालियान की आत्महत्या है, 24 घंटा के अंदर फाइल बंद कर दो। शिवसेना तो बोल दी सुशांत मर गया, अब इसमें कुछ जांच की जरूरत नहीं है, सामने में फाइल बंद कर दो। तो शिवसेना कोई भगवान नहीं न है। देश के लोग, अब हमने अगर सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ ली, डीजीपी हूँ और कोई डीजीपी रहता तो वही करता, वही करना चाहिए था। एज ए डीजीपी सुशांत के केस में मैंने जो स्टेप लिए, जो काम किए, सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैधिक ठहराया है, बिल्कुल कानूनी ठहराया है, कुछ भी ऐसा नहीं। और पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर आपने स्पष्ट तौर पर सारे सवाल एक तरह से पूछ लिए यहाँ पर गुप्तेश्वर पांडे जी से। आपसे समझना चाह रहे हैं, 2009 में उन्होंने लोकसभा की टिकट अपने गृह जिले बक्सर से चाही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाई। वीआरएस एक लेने की वजह मानी जा रही थी। अब उन्होंने जो वीआरएस लिया है उसकी वजह क्या समझ में आ रही है? हालांकि ये तो साफ है, आज या कल जो है वो अपना औपचारिक ऐलान कर देंगे राजनीति में उतरने का। अगर वो राजनीति में उतरते हैं और जेडीयू की टिकट से, जैसे कि कुछ कयास लग रहे हैं, उनका भविष्य किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, उनका भविष्य अब राजनीति में ही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2009 और 2020 में यही डिफरेंस है कि इस बार वो जो भी कदम उठा रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के को कॉन्फिडेंस में लेके उनके निर्देश, उनके मार्गदर्शन में उठा रहे हैं। इसलिए उनका आगामी अगले 48 घंटों में आप देखेंगे कि वो विधिवत रूप से न केवल जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे, बल्कि आने वाले 10 से 15 दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड के अपने गृह जिले बक्सर, जिससे आपका भी संबंध है, वहां के किसी एक विधानसभा, या बक्सर हो या शाहपुर हो, इन दोनों में से शाहपुर से ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। वहां से वो विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे। और इस चुनाव में न केवल गुप्तेश्वर पांडे, मैं आपको बता दूं, एक और बिहार के पूर्व डीजीपी सुनील कुमार हैं, जो इन्हीं के बैचमेट हैं। उन्होंने तो आज से करीब 15-20 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन कर लिया है। वो गोपालगंज के भोरे से अपने भाई की जगह उम्मीदवार होंगे। उनके भाई कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, और इस बार सुनील कुमार वहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे। और गुप्तेश्वर पांडे भी शाहपुर से आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और आपने तमाम सीटों पर भी नजर बनाए रखी हुई है, कौन किस सीट से उम्मीदवार किस पार्टी से उतर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं अगली खबर जो है पटना से, यहां नीट की परीक्षा देकर पिछले रविवार को घर लौटी एक छात्रा, 20 साल उसकी उम्र थी, वो सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जांच में उसके परिवार के 2 और सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। उन दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। देश में लगातार कोरोना के केस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कई जगह लोगों को इसकी परवाह नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम एहतियातों की धज्जियां उड़ते हमने कई कार्यक्रमों में देखी। अब ये खबर गुजरात के वडोदरा की है, जहां खोडियार नगर इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां माता स्थापना कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह से भीड़ यहां पर जुटी है, लगता नहीं कि इन्हें कोरोना का कभी पता है। वडोदरा के डीसीपी लखधीर सिंह झाला ने बताया कि इन लोगों पर कार्रवाई के रूप में 50 लोगों को राउंड अप किया गया। मुख्य आयोजक भी गिरफ्तार हुआ है और इस आयोजन में 1500 लोगों की भीड़ जमा हुई थी। बहरहाल दूसरी खबर बताते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो कारोबार को भी खासा नुकसान हुआ है। अब अनलॉक में बाजार, दुकानें तो खुलने लगी, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए हालात मुश्किल बने हुए हैं। डिब्रूगढ़ में टेंट हाउस और साउंड सिस्टम के काम से जुड़े लोग खासे परेशान हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रोग्राम कम हो रहे हैं, तो पहले जितने लोगों के साथ नहीं हो रहे, ऐसे में इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि पहले जितने होते थे प्रोग्राम अब उतने नहीं हो रहे हैं। पिछले 6 से 7 महीने से कोई काम इनको नहीं मिल रहा है और सामान भी रखे रखे उनका खराब होता चला जा रहा है। कृषि बिल को लेकर हम लगातार देख रहे हैं किसानों के विरोध के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। राज्यसभा में बिल के खिलाफ सांसदों के प्रदर्शन के बाद अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। मंगलवार को कोलकाता में कांग्रेस ने किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके साथ राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भी बिल के विरोध में मंगलवार से रोज प्रदर्शन करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के चंडीखोल में मंगलवार को किसानों ने प्रदर्शन किया। बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान के लिए हर्जाने की मांग करते हुए किसान यूनियन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बाधित किया उन्होंने, और किसान सरकार से फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के साथ ही बाढ़ को रोकने के लिए इंतजाम किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी मांग है बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए का हर्जाना दिया जाए और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को 7,500 रुपए की मदद दी जाए। तो जिस तरह से कृषि बिल को पास कराया गया उसको लेकर काफी विरोध सरकार झेल रही है, किसानों का भी, विपक्षी पार्टियों का भी। सियासत लगातार गरमा रही है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में किसान इस बिल का विरोध तो कर रहे हैं, कुछ किसान बिल के समर्थन में भी हैं, उसके प्रावधानों से संतुष्ट भी हैं। जबलपुर की अगर बात करें तो यहाँ कृषि उपज मंडी में किसानों का कहना था कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है और आने वाले समय में इससे हमें लाभ होगा।
जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान अब ड्रोन की मदद से भारत में हथियार भेज रहा है। ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में AK-47 जैसे हथियार गिराए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता से पाकिस्तान की इस करतूत को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार कश्मीर घाटी में आतंकियों के लिए भेजे गए थे। हथियारों का ये जखीरा सीमा पार से ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए भेजा गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि जैसे मोहम्मद को हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार रात अखनूर के गांव में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध पैकेट मिला। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर वैली में इसका उपयोग करना था। इससे पहले पंजाब के फरीदकोट में BSF ने 3 AK-47 और 2 अमेरिकी M16 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। अब तलाश उन लोगों की है जिनके लिए हथियार आए थे। पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने पूरे सीमा पर तारबंदी कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान आसमानी रास्ते से आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से सुरक्षा बलों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। तो सुरक्षा बलों की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ चुकी है। वही भारत चीन सीमा पर जाने तनाव को देखते हुए DRDO भारतीय सेना के लिए गहन सर्दियों में भी सब्जियों की खेती पर काम कर रहा है। कम तापमान में सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही कम तापमान में सब्जियों को रखने के लिए शून्य ऊर्जा पर आधारित स्टोरेज तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। दक्षिण भारत आपको अगर लिए चले तो आप जानते हैं कि केले के पत्तों पर यहाँ पर खाया जाता है, उसका काफी इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर खाने को पारंपरिक तौर पर केले के पत्तों पर ही परोसा जाता है। लेकिन कोरोना के इस दौर में केले के पत्तों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दक्षिणी कर्नाटक में लॉकडाउन के बाद केले के पत्तों का कारोबार काफी कम हो गया था और विक्रेता जो पूरी तरह से केले के पत्तों के कारोबार पर निर्भर थे, अब अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और नए व्यवसाय और रोजगार के साधन ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं।